1 मार्च 2026 की ये बात है। करीब 34 साल का एक लड़का 18 महीने के बाद नौकरी से अपने घर आया था। लगभग उसने 4100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब घर पहुंचता है तो घर जाने के बाद सबसे पहले अपनी अम्मी से मिलता है, फिर उसके बाद अब्बू से मिलता है। इन दोनों से मुलाकात करने के बाद पूछता है कि समरीन कहाँ है। समरीन यानी कि उसकी पत्नी होती है। और जब समरीन के बारे में पता चलता है तो वो अपने मायके में गई हुई थी। इसी बीच में जो उसका सरप्राइज़ देने का प्लान था, वो सरप्राइज़ तो नहीं दे पाता। तभी वो समरीन को फ़ोन करके कहता है कि मैं आज घर आया हुआ था, पता चला कि तुम मायके हो। जैसे ही उसकी बीवी ने यानी कि समरीन ने ये बात सुनी, समरीन ज़िद पर अड़ जाती है कि एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, यानी कि मेरे मायके में आ जाओ। और जब मायके बुलाने के लिए ज़िद करने लगती है तो कहता है कि आज तो रहने दो, एक काम करूँगा मैं कल आ जाऊँगा, क्योंकि ससुराल आज ही मैं वहाँ से आया हूँ सऊदी अरब से, और आज ही तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँ तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन समरीन ने जिद पकड़ ली कि आपको आ जाना ही चाहिए। जब समरीन बार बार अपने पति से, अपने शौहर से जिद कर रही थी तो आखिरकार उसका शौहर, जिसका नाम एहसान रजा होता है, वो उसकी मायके पहुंच जाता है। लेकिन पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, इसकी पत्नी इनकी समरीन को ये बात पता चलती है तो समरीन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और वो कई बार अपने पति की उस लाश को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाया करती थी। जब बेहोश होती थी तभी मौके पर कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं। इसी बीच में कोई महिलाएं इतनी भी होशियार होती हैं कि वो देखकर किसी भी औरत को पहचान लेती हैं कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन एक महिला को थोड़ा शक होता है तो फिर बात डॉक्टर तक पहुंचती है, और जब बात डॉक्टर तक पहुंचती है तो उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जाता है। और जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है तो पता चलता है कि समरीन सचमुच 2 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। उसका पति 18 महीने से बाहर था, और उसका पति बाहर होने के बावजूद भी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये सवाल अब चारों तरफ फैल जाता है। जिस बात को लोग हादसा मान रहे थे वो हादसा नहीं था बल्कि कत्ल था। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार समरीन के पेट में किसका बच्चा पल रहा है, कौन है उसका बाप और कौन है कातिल? आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये कहानी साल 2018 से शुरू होती है। बिहार प्रदेश का ज़िला होता है किशनगंज, और किशनगंज ज़िले का एक थाना लगता है कोचाधामन। कोचाधामन थाना क्षेत्र का गांव लगता है पुनास, और पुनास के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है साबिर आलम। साबिर आलम की पत्नी होती हैं निराला बेगम, और इनके 5 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं। जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है जिसका नाम एहसान रजा होता है। एहसान रजा ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी, और पास करने के बाद उसे कोई नौकरी तो अच्छी मिल नहीं पा रही थी। बस वो मेहनत मजदूरी ही किया करता था, किसानी किया करता था, या खेती बाड़ी में जो भी अपना माँ बाप का साथ देना होता था वो दिया करता था। एक दिन वो अपने पिता साबिर आलम से बोलता है कि अब्बू, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। उसके अब्बू ने कहा कि हमें क्या एतराज़ होगा, अगर तुम सऊदी अरब जाना चाहते हो तो चले जाओ आराम से। तो साल 2018 में वो लड़का एहसान रज़ा सऊदी अरब चला जाता है, और सऊदी अरब जाने के बाद वहाँ बच्चों का हॉस्पिटल होता है, और बच्चों के हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय का काम किया करता था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। जो पैसे कमाता था वो अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को दे दिया करता था, और ऐसे करते करते साल 2024 कब आता है पता ही नहीं चलता। एक दिन उसने अपने ख़ास रिश्तेदार से कहा कि अब मेरी शादी की उम्र हो रही है, या बिल्कुल शादी की उम्र निकल जाएगी तभी तो मेरी शादी कराओगी क्या? उसके रिश्तेदार ने कहा कोई बात नहीं, हम लड़की ढूंढते हैं। और बहुत जल्दी ऐसा मौका आता है कि लड़की ढूंढ ली जाती है। ये लड़की होती है उसके गांव यानी कि पुनास गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर पूर्णिया ज़िला लगता है, और थाना लगता है रोटा। रोटा थाना क्षेत्र का गांव लगता है दो मोहनी। दो मोहनी की रहने वाली 10वीं पास एक लड़की, जिसका नाम समरीन होता है। समरीन के 4 बहनें होती हैं, एक भाई होता है। ये समरीन अपने घर में सबसे बड़ी थी, जैसे का एहसान रजा अपने घर में सबसे बड़ा होता है। दोनों परिवार लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के बाद इस रिश्ते पर मोहर लगा देते हैं, और तारीख तय हो जाती है 30 मई 2024। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो उसकी लड़के की छुट्टियां होती हैं एहसान की, क्योंकि वो सऊदी अरब में जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, बस वो अपनी पत्नी के साथ 3 महीने का समय ही बिता पाता है कि उसके अब जाने का वक्त आ जाता है। वो अपने यहाँ से यानी कि अपने घर से सीधा चला जाता है सऊदी अरब।
3 महीने पत्नी के साथ रखे। अब उसकी पत्नी ने हालांकि रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो लड़का कहता है कि यहाँ रहूँगा तो उन्हें उतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं वहाँ से पैसे भेजता रहूँगा और पैसे जब भेजूंगा तो उन्हें इकट्ठे करते रहना। इकट्ठे करने के बाद हम अपना खुद का अलग घर बनाएंगे। इसलिए उसने पैसे भेजता रहा, अपनी पत्नी के खाते में पैसे इकट्ठा करती रही और उन्होंने एक ज़मीन भी खरीद ली। 3 कट्ठा ज़मीन थी, वो 3 कट्ठा ज़मीन खरीदी। जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि जब समरीन अपने शादी के बाद ससुराल में कम रहती थी और मायके में समय ज़्यादा दे रही थी। क्योंकि घर वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था कि उसका पति जो सऊदी अरब में रहकर अपनी नौकरी कर रहा था। यह अगस्त 2024 में सऊदी अरब जाता है और 21 मार्च 2026 को जब ईद का वक्त आता है तो ईद के वक्त से पहले ही उसने फैसला कर लिया था कि किसी को बताएगा नहीं और चुपचाप करीब 18 महीने के बाद वो अपने घर जाएगा, अपनी माँ से मिलेगा, अपनी पिता से मिलेगा, अपनी बहन भाइयों से मिलेगा और अपनी पत्नी के साथ भी वक्त बिताएगा। जब वो 1 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे के आसपास आता है और इस बात का जब समरीन को पता चलता है तो समरीन जिद करने लगती है कि आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ। अब समरीन से मिलने के लिए शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपनी बाइक उठाई। बाइक उठाने के बाद वो हेलमेट वगैरह लेता है और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर दो मोहिनी जो गांव लगता है उसकी तरफ निकल जाता है। लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता। जब नहीं पहुंचता है तो इधर समरीन परेशान हो जाती है और जैसे ही समरीन परेशान होती है तो समरीन ने सबसे पहले अपनी देवरानी को फ़ोन किया और देवरानी को फ़ोन करने के बाद उससे कहा कि जो वकी अख्तर की पत्नी होती है कि ये वहाँ से निकले थे मेरे पास आने के लिए, लेकिन आए नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार कहाँ रुके हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बहुत देर से परेशान हूँ। जैसे ही वकी अख्तर की पत्नी ने ये बात सुनी, वकी अख्तर से ये बात कही जाती है। वकी अख्तर अपने पिता साबिर आलम के पास पहुंचता है और साबिर आलम से निराला बेगम तक बात पहुंचती है और पूरे घर परिवार में ये बात आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद फिर लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद सबसे पहले कोचा धामन जो थाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा वाक़या बताते हैं कि साहब हमारा जो भाई बेटा है वो 18 महीने के बाद सऊदी अरब से आया था, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा है, फ़ोन उसका रिसीव नहीं हो रहा है, फ़ोन चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उसका जो नंबर था वो सर्विलांस पे लगाया, साथ ही उसकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इस एहसान रज़ा की जो लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि पूर्णिया ज़िले में रोटा थाना लगता है। रोटा थाना में मल्हारा मदरसे के पास पश्चिम पुराने कलवर्ट में एक पुलिया है। पुलिया के इर्द गिर्द की ही लोकेशन पाई जाती है। अब चाहे वो पुलिस वाले हों, फॉरेंसिक टीम हो, सर्विलांस की टीम हो, यहाँ से इकट्ठा होते हैं और घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, सैकड़ों की संख्या में लोग इस पश्चिम पुराने कलवर्ट पुलिया के पास पहुँच जाते हैं जो NH 99 से लगभग 100 मीटर अंदर की तरफ होता है। जब लोगों ने ढूंढने की कोशिश की तो आखिरकार उसकी बाइक मिल जाती है, हेलमेट मिल जाता है, पर्स मिल जाता है, उसके जो ज़रूरी कागजात थे वो मिल जाते हैं और साथ ही वो लड़का भी मिल जाता है। लेकिन लड़के की हालत देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उसके सर में गंभीर रूप से चोट आई हुई थी। अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हादसा है या किसी ने उसको मारा है, लेकिन इतने लंबे समय से ये बाहर था, आखिरकार इसे क्यों मारेगा। जब ये बात घर वालों को, परिवार वालों को ये पता चलती है तो उसके बाद फिर घर वालों में कोहराम मच जाता है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा परेशान हो रही थी उसकी पत्नी, जिसका नाम समरीन होता है। समरीन इधर परेशान हो रही थी। जो उसका पिता होता है साबिर अली ने इसमें अज्ञात में FIR दर्ज करा दी, एक शक जाहिर करते हुए कि बेटे के साथ ही कोई हादसा नहीं है बल्कि किसी न किसी ने उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। रात 11:45 के आसपास 1 मार्च 2026 को उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक तरफ तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोने की वजह से जो घर घर में इस बात की भी चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि समरीन कितनी बदनसीब महिला है कि 18 महीने बाद अपने पति से मुलाकात करती है और महज 3 महीने तक वो अपने पति के साथ ही निभा पाई और उसके बाद इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो बार बार बेहोश हो रही थी। बेहोश होने के बाद एक महिला डॉक्टर उसके पास जब जाती है, जाने के बाद उसकी बॉडी के बदले हुए सिम्टम्स को देखने के बाद उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, यानी कि ये प्रेग्नेंट है। इसका जो पति है वो 18 महीने से बाहर है, लेकिन ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है।
उस महिला से बात निकली, फिर ये बात दूसरे लोगों में पहुंची, बात अधिकारियों तक पहुंच जाती है और अधिकारियों तक बात पहुंचती है तो फिर उस महिला का टेस्ट कराया जाता है कि मेडिकल कराया जाता है। और जो मेडिकल कराया जाता है तो उससे से पता चल जाता है कि 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब उससे इसी बात का सवाल किया जाता है। एक तरफ तो पुलिस ने उससे सवाल किया, दूसरा जो उसका मोबाइल नंबर था उसको पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही ये देखने की कोशिश की ये किससे ज़्यादा बातचीत करती है। तो एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिससे ये बहुत ज़्यादा बात करती है, जिसका नाम है सिराज अंजुम। सिराज अंजुम के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि घर परिवार का ही तो बालक है। उस लड़के से इसकी नज़दीकियां हैं, उससे इसकी दोस्ती है और इससे बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और वो रिश्ते में चचेरा भाई लगता है। अब उससे इतनी ज़्यादा बातें क्यों होती हैं? पुलिस ने शक के आधार पर जो लड़का है सिराज अंजुम, उसको भी हिरासत में ले लिया। साथ ही जो उसकी दुल्हन होती है यानी कि एहसान रजा की, उसकी पत्नी यानी कि समरीन को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब इनसे सख्ती से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन्होंने आधे घंटे तक अलग अलग तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन आधे घंटे बाद ही पुलिस के सवालों के सामने ये टूट जाते हैं। और जैसे टूटते हैं ये कहानी बताना शुरू कर देती है। ये कहती है कि शादी से पहले ही वो सिराज अंजुम से बेइंतहा प्यार करती थी और ये इसका जबकि चचेरा भाई होता है, चचेरे भाई से ही प्यार करती है, उसी के साथ रहना चाहती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन समाज की वजह से, परिवार की वजह से, लोक लाज की वजह से ये बात कह नहीं पाती और इसीलिए वो अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेती है एहसान रजा से। लेकिन एहसान रजा के साथ साथ वो अपने इस भाई से भी मुलाकात करती थी, बातचीत करती थी। उसके लिए सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उसका पति सऊदी अरब चला जाता है, वो भी 18 महीने तक के लिए। जब 18 महीने तक के लिए चला जाता है और ये बात जैसे ही सिराज अंजुम को पता चलती है तो सिराज अंजुम को बहुत ख़राब लगता है। वो अपनी बहन से कहता है कि अब तुम्हें अगर ये जो लड़का है तुम्हारा, जो एहसान रजा पति है, वो तुम्हें टच करेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। और इन दोनों ने, बहन और भाई ने मिलने के बाद ये फैसला कर लिया क्यों ना उसे रास्ते से हटा दें। और रास्ते से हटाने के लिए उन्हें पूरी प्लानिंग की। उसकी पत्नी ने जिद करके अपने पति एहसान रजा को बुलवाया और बुलाने के बाद जैसे कि वो घर या गांव के आसपास पहुंचने वाला था, उससे पहले ही उसका रास्ता रोककर सिराज अंजुम खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तो उसे अपनी बातों में लेता है और बातों में लेने के बाद उसके शरीर में भारी धारदार हथियार होता है। एक के बाद एक कई वार करता है, ऐसे वार करता है कि उसकी आंख निकल के बाहर आ जाती है, उसका भेजा निकल के बाहर आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, या कोई भी अपराध कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, इसके लिए चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ली जाए, लेकिन कभी अपराध छिपता नहीं है और अपराध को खोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसकी लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद फिर पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम से भी यही पता चलता है कि इसी भारी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस महिला को, यानी कि जो ये समरीन होती है, समरीन और उसका जो प्रेमी कहें या भाई कहें, इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूर्णिया जेल भेज रहे थे, जब मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो मेडिकल टेस्ट में ये बात क्लियर हो जाती है कि वो सचमुच प्रेग्नेंट होती है। अब वो प्रेग्नेंट होने के बाद वो जेल चली जाती है पूर्णिया में। अब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, बच्चा उसके भाई का है। जब हम ये कहानी सुना रहे थे तब ये तारीख थी 23 जुलाई 2026। तब भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि जो बच्चा है वो उसके पेट में ही है। जो लड़के का, यानी कि एहसान रजा का सगा भाई, छोटा भाई है, जिसका नाम वकी अख्तर है। वकी अख्तर से मेरी जब बातचीत चल रही थी तो वकी अख्तर कहते हैं कि अगर समरीन अपने ही भाई से प्यार करती थी, अपने ही भाई के साथ रहना चाहती थी, तो वो हमें बताती, हम उसका तलाक करा देते, कम से कम ये हत्या तो नहीं होती। उसके भाई का कोई दोष नहीं था, उसको कमा कर पैसे देता था। शादी से पहले वो परिवार को पैसे दिया करता था, शादी के बाद सारे के सारे पैसे समरीन के हिस्से में चले जाया करते थे। सब कुछ वो समरीन के लिए कर रहा था, लेकिन समरीन वो धोखा देगी ये कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। उधर लड़की के जो माँ बाप हैं उनको भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, वो कत्ल कैसे करवा सकती है। और जो लड़के का परिवार वाले हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अकेला सिराज अंजुम कभी कत्ल नहीं कर सकता, उसके साथ कोई ना कोई शामिल ज़रूर रहा होगा। लेकिन पुलिस ने सिर्फ दोनों को ही गिरफ्तार किया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनको ही जेल भेजा। पुलिस का दावा है कि सिर्फ अकेले ही व्यक्ति ने धोखे से उसका कत्ल किया था,
क्योंकि वो जानता रहा होगा कि ये इसका भाई है, इसलिए उसे शक नहीं था कि वो उसका कत्ल भी कर सकता है। फिलहाल तो उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे किशनगंज को ही नहीं बल्कि पूर्णिया को ही नहीं और पूरे पूरे बिहार प्रदेश को हिला कर रख दिया था। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक लड़की अपने भाई से प्यार कर लेती है और अपने पति का वो कत्ल करवा देती है, बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। और ऐसा ऐसा दावा किया जाता है कि जो बच्चा है वो पेट में पल रहा है, वो वहीं जेल में सलाखों में उसका हो जाएगा। उसके बाद उस बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्या समाज उसको लाड़ प्यार करेगा, क्या नहीं करेगा, आप इस बात से भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो बात पता चलती है वो बात पता चलती है, बाप लड़की का भाई भले ही चाहे उसकी पैरवी ना करे, लेकिन माँ की बातों से ऐसा लगता है माँ अपनी बेटी को सलाखों से बाहर निकालने के लिए कोशिश जरूर करेगी। पता नहीं ऐसे लोगों के लिए कोई कोशिश क्यों करता है, नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते विकास कुमार गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गाजीपुर के कमलेश यादव हैं, रायपुर से योगेश बस्तर, पूर्णिया बिहार से मंजर आलम है, रीवा मध्य प्रदेश से अमित तिवारी, काशीपुर उत्तराखंड से रवि कुमार, झारखंड से विजय कुमार, सुनील विश्वकर्मा अंबेडकर नगर से, राजकमल कुमावत राजस्थान से, रेखा वर्मा हिसार हरियाणा से, मोहम्मद अफसर शेख किशनगंज से, गौरव तिवारी ललितपुर से, करीम खान मेवात से, श्रवण बलिया से, रूबल ओडिशा से, मुजीब गहलोत डीडबाना राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।